पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। बोला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे, मतलब किसने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, एडिसन, न्यूटन, फेराडे या नन ऑफ दीज। दोस्तों आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है कि कोई भी अगर दो द्रव्यमान होंगे, लेट सपोज m1 और m2 है, तो दोस्तों कोई भी दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। और ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने ये भी बताया था कि ये फोर्स का मान कितना होगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब इन दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी अगर r है आप लोगों का, तो दोस्तों दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ये होता है। तो ये किसने बताया था दोस्तों, न्यूटन ने बताया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जल्दी बताइए, आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, तो आंसर यहाँ पर 47% आंसर बिल्कुल सही दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। अब दोस्तों देखो ध्यान से समझो, देखो आप लोगों की कोई लिफ्ट है, अगर इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए नीचे वेइंग मशीन है यानी वजन तोलने की मशीन है, आपका द्रव्यमान कितना है m है, तो आपका वेट कितना आना चाहिए, आपका वेट होता है दोस्तों mg, आपका भार आना चाहिए mg। ठीक है, अगर आपकी लिफ्ट मान लीजिए एक जगह खड़ी है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे अगर लिफ्ट आप लोगों की ऊपर जाती है तो आपका जो वेट शो होगा उस मशीन में, जो भार आप लोगों का शो होगा वो होगा mg प्लस ma। ध्यान रखेंगे, क्लियर है क्या। और अगर आप लोगों की दोस्तों लिफ्ट नीचे आती है a एक्सेलरेशन से, तो इस केस में दोस्तों जो वेट होता है, जो भार होता है वो होता है mg माइनस। अब मुझे एक छोटी चीज बताओ, अगर आप लोगों की लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाती है, अगर वेग आपका कांस्टेंट रहता तो कोई एक्सेलरेशन होता क्या, एक्सेलरेशन जीरो आ जाता, मतलब ये वाला टर्म जीरो आ जाता, वेट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्यान रखेंगे वेट बढ़ेगा कब, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाएगी, और घटेगा कब, जब त्वरण से नीचे आएगी। तो आप लोगों से बोला ज्यादा कब होगा, जब लिफ्ट आप लोग की त्वरण से ऊपर जा रही है। दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को रैंक बताऊंगा, आपके लोगों की रैंक क्या है। दोस्तों देखिए आप लोग जानते हैं ये आप लोगों की पृथ्वी या अर्थ है, जो स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और स्मॉल जी का मान पोल्स पे ध्रुव पर दोस्तों कितना होता है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर यानी विषुवत। तो दोस्तों पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। कहां पर होता है, पोल्स पर। तो अगर आप लोग कहां पर आओगे, अगर इक्वेटर की तरफ आओगे तब भी कम होगा। दोस्तों अगर आप लोग ऊंचाई पर जाओगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे, वहां भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। दोस्तों अगर आप लोग गहराई में आओगे वहां पर भी कम होता है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है, पोल्स पे होता है। तो मोर ऑन इक्वेटर गलत है भैया, ज्यादा किस पे होता है, पोल्स पे होता है। डिक्रीज व्हेन मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर केंद्र की तरफ आते हैं तो कम होता है, कि बिल्कुल सही बात है। राइजेस अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब बोला जाए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। यदि किसी पिंड की गति दुगुनी कर दी जाए तो पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों रेशियो क्या होगा। तो राइट आंसर आपका दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी 4:1। देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं अगर मास m है, पहले वेग मान लीजिए v था, अब आपने दोस्तों मान लीजिए इसका वेग क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसकी स्पीड को डबल कर दिया आपने। तो काइनेटिक एनर्जी पहले थी हाफ m v स्क्वायर, अब कितनी हो जाएगी, हाफ m। अब वेलोसिटी कितनी है, 2v, 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर। तो आप लोगों को बोला जा रहा है फाइनल और इनिशियल का रेशियो कितना होगा। तो फाइनल ये हो गई, इनिशियल थी आपकी हाफ m v स्क्वायर, दोनों को काटोगे 1/2 m से 1/2 m कट जाएगा, 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कट जाएगा, 4 रेशियो बना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये जो आवाज आ रही है इसको बंद करता हूं। चलिए, तो बोला जा रहा है आप लोगों को दोस्तों हर ऑप्शन में आपको दो दो आपको क्वांटिटी दी हुई है, बोला जा रहा है किसकी यूनिट सेम है। तो देखिए फोर्स की तो होती है न्यूटन, पावर की होती है वॉट, यानी ये तो सेम नहीं है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। वर्क और पावर, वर्क की होती है दोस्तों जूल, पावर की होती है वॉट, ये भी सेम नहीं है। फोर्स एंड वर्क, फोर्स की होती है न्यूटन, वर्क की होती है जूल, ये भी सेम नहीं है। वर्क एंड एनर्जी बिल्कुल सही है, वर्क की भी जूल होती है, एनर्जी की जूल होती है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताओ। बोला जा रहा है उत्प्लावी बल किस पे निर्भर करता है, बाय एंड फोर्स किस पे डिपेंड करता है। अब जानते हैं बाय एंड फोर्स होता क्या है, और आंसर जो आपका आ रहा है 35% ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी आप मान लीजिए आप लोग कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, मान लीजिए आपका मोबाइल है,
दोस्तों आप लोगों का जो मोबाइल है, जैसे ही आप लोग इसको किसी पानी में डालोगे तो आप लोगों को हल्का लगता है कि ये क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग मोबाइल पे डालोगे, मतलब जब भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डालोगे, तो दोस्तों उस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायएंसी फोर्स उत्प्लावी बल। तो बायएंसी फोर्स का मान कितना होता है? ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जब ये बॉडी पानी में गई होगी, उससे पहले दोस्तों पानी-पानी था, लेकिन जैसे ही पानी में गई होगी वहाँ का पानी डिस्प्लेस करा ना, तो जब भी कोई लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, तो दोस्तों उसका जो वेट होता है ना, वही बायएंसी फोर्स के बराबर होता है। जैसे फॉर एक एग्जांपल देखो, आप लोगों को मान लीजिए कंटेनर है, इसमें दोस्तों कोई आप लोगों की बॉडी गई, तो मान लीजिए पानी कुछ डिस्प्लेस होके बाहर आ गया, कितना पानी आ गया? मान लीजिए आपका 2 किलो आ गया। तो बायएंसी फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पे? तो बायएंसी फोर्स कितना होता है? जितना पानी आपका बाहर गया, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, उसका वेट जो होता है, यानी 2 किलोग्राम गया, इसका वेट कितना होगा? mg, मास 2 है, जी आपका मल्टीप्लाई करो 2 into 10, तो आपका 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो जो बायएंसी फोर्स डिपेंड करता है, जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, जितना भी द्रव आपका विस्थापित होता है, उसके भार के बराबर होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जल्दी से बताइए, एक ब्लैक बॉडी जो होती है वो क्या एमिट करती है, क्या उत्सर्जित करती है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहे हैं केवल और केवल 37% के द्वारा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप लोग जानते हैं कोई भी हॉट बॉडी होती है तो वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करती है, विकिरण उत्सर्जित करती है। आप लोग बोलेंगे रेडिएशन क्या होती है? दोस्तों रेडिएशन एक प्रकार की वेव होती है, तरंगे होती है। तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों? रेडिएशन एमिट होगा। अब दोस्तों ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है, जो तरंगे निकल रही है, इनकी दोस्तों अलग अलग तरह की हो सकती है। किन्हीं की तरंग दैर्घ्य कम हो सकती है दोस्तों, किन्हीं की तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे, जो ब्लैक बॉडी होता है वो सभी तरह की वेवलेंथ एमिट करती है। ऐसा नहीं है छोटी वेवलेंथ वाली तरंगे निकल रही है या बड़ी वेवलेंथ यानी बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे निकल रही है। सभी तरह की तरंगे यानी सभी तरह के रेडिएशन एमिट करती है। तो रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, ठीक है, सभी तरह का विकिरण, ठीक है, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। बोला जा रहा है कि व्यक्ति है वो अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इस दोष को क्या कहोगे आप? आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए बात बताऊं तो जो नियर पॉइंट होता है, जो निकट बिंदु होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ये निकट बिंदु क्या होता है? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग पास में लेकर आओगे तो 25 सेंटीमीटर तक अगर ले पाते हो तो आप लोग इसको बोलोगे दोस्तों नियर पॉइंट। मतलब अगर किसी भी वस्तु को अगर आप लोग 25 सेंटीमीटर तक पास लेकर आते हो तो आप लोग इसकी आपकी जो आई होती है इसको साफ तरीके से देख सकती है। लेकिन अगर और पास में लेकर आओगे तो आपकी आंख इसको अच्छी तरीके से नहीं देख सकती। तो कायदे से कितने तक देखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति वो केवल 60 सेंटीमीटर तक ही देख पा रहा है। कायदे से 60 से और पास आना चाहिए था, और पास आ जाओ। अगर आप लोग 25 सेंटीमीटर तक भी लेकर आते तो आपकी आंख उसको आराम से देख लेती। लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति के दोस्तों 60 सेंटीमीटर से पास को देख ही नहीं पा रहा, यानी इसको कौन सा दोष है? निकट की वस्तु साफ नहीं देख पा रहा। तो जिसमें निकट की वस्तु साफ नहीं देख पाता वो दोष होता है दोस्तों दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिख जाती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। दोस्तों ये आपका हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस भी बोल सकते हो उसको, दूरदृष्टि दोष भी बोल सकते हो। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ, इनमें से कौन सा दर्पण के लिए सही है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है मिरर फॉर्मूला होता है आप लोगों का 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये है आप लोगों का मिरर फॉर्मूला, तो ये आप लोगों का सही है। जबकि दर्पण या आपकी लेंस फॉर्मूले की बात करें तो ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है आप लोगों का लेंस फॉर्मूला। चलिए, तो आप लोगों से मिरर के बारे में पूछा गया था, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताओ, वायु में ध्वनि की चाल आपको दे रखी है 332 मीटर पर सेकंड। यदि आप लोग प्रेशर बढ़ाकर दोगुना कर दो तो ध्वनि की चाल होगी, तो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ध्यान रखेंगे ध्वनि की चाल पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो चाहे आप लोग प्रेशर कम करो बढ़ाओ, दोस्तों आप लोग की जो चाल रहेगी वो सेम रहेगी। तो किस किस का इफेक्ट होता है? टेम्परेचर का होता है कि बिल्कुल होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाओगे मीडियम का तो दोस्तों साउंड की स्पीड क्या होती है? आप लोग की बढ़ती है, यानी सर्दी के मुकाबले में गर्मी में साउंड आप लोग को जल्दी से सुनाई देगा। अगर मैं आप लोग को बात बताऊं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता से क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आर्द्रता बढ़ने से आप लोगों की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। अगर दोस्तों माध्यम का डेंसिटी, माध्यम की घनत्व बढ़ता है तो दोस्तों स्पीड क्या होती है? आप लोगों की कम होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो बल्ब होता है ना, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम का मतलब बहुत लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर। तो जैसे बल्ब फूटेगा, बाहर जो आप लोगों की एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है तो जल्दी से उसके अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो बल्ब फूटने पर आवाज क्यों आती है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर वैक्यूम होता है और बाहर वाली हवा जल्दी से अंदर आके टकराएगी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यानी विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट आप लोगों को बतानी है। तो आप लोग सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक वायर है दोस्तों, जिसकी लंबाई आप लोगों को एल दी हुई है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए दे रखा है, तो उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, जहां पर रो क्या होता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो को आप लोग क्या लिख देंगे, आर इंटू ए अपॉन एल लिख देंगे। दोस्तों रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम होता है। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आप लोगों को कैंसिल हो गया, मीटर से कितना बचा, मीटर बचा, तो दोस्तों यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर आएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये ओम किसका होता है, ये रेजिस्टेंस का होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है ऑप्शन नंबर सी, ओम इंटू मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा। दोस्तों आप लोगों के ये जो सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि करंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरेस्टोड। दोस्तों ऑरेस्टोड ने क्या करा, एक वायर था जिसमें क्या हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी। इन्होंने क्या रखा, इसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखा, एक चुंबक की सुई रखी, और जब भी दोस्तों आपके वायर में करंट फ्लो होती है तो इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर मैग्नेटिक नीडल के पास में कोई मैग्नेट लेकर आओगे तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। तो आप लोगों को पता है, इन्होंने देखा कि दोस्तों इस नीडल में, इस चुंबक की सुई में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी इसके जरूर पास में कोई चुंबक होगा। तो देखा दोस्तों कोई चुंबक था ही नहीं, यानी इन्होंने देखा जो भी एक वायर है अगर उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और ये किसने बताया दोस्तों, ऑरेस्टोड ने बताया। दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दोस्तों आपको बोला गया है 9 ओम, ठीक है, 4 ओम और 12 ओम के तीन रेजिस्टेंस दोस्तों किसमें दिए हुए, समांतर में दिए हुए। आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो दोस्तों जब भी आप लोगों का पैरेलल में होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो आप लोग निकाल लो, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर वन 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम ले लो कितना 36, ये आपका आ गया 9 4 प्लस 9 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 9 और 4 13, 13 और 3 16, तो 16/36। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 36/16। ये 36 कैंसिल हो गया 6 से 6 बार में, सॉरी ये 4 से जाएगा आपका ना, तो 36 आपका कैंसिल हो गया 4 से 9 बार में, 16 हो गया 4 बार में। तो दोस्तों 8/4 9 होता है, तो 9/4 किसके आसपास हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये तीनों सीरीज में होते, अगर ये तीनों सीरीज में होते, तो जब भी श्रेणी क्रम में होता है और समांतर क्रम, सॉरी आपका सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का बोला, तो सिंपली आप लोग क्या कर दो दोस्तों, जोड़ दो, सिंपली क्या कर दो दोस्तों, जोड़ दो, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए आप लोग, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्लैग लाइन। इसको बोलते हैं दोस्तों बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अब दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोगों से चूना से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछा जाता है, बुझा हुआ चूना कौन सा है, बिना बुझा चूना कौन सा है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो सारा कंफ्यूजन मैं आप लोगों को एक ही स्लाइड में आप लोगों को पूरा कर देता हूं। देखिए दोस्तों आपके पास होता है सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। कई बार पूछा जाता है बिना बुझा हुआ चूना आप लोग किसको बोलोगे, बिना बुझा हुआ चूना आप लोग किसको बोलोगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों जब इसका हाइड्रेशन होता है, यानी दोस्तों जब कैल्शियम ऑक्साइड में H2O मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। इसको बोला जाता है दोस्तों बुझा हुआ चूना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो बुझा हुआ चूना है, इसका दोस्तों जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, वो होती है सॉलिड स्टेट। अगर आप लोग इसका मोर हाइड्रेशन करोगे और पानी डालोगे, तो दोस्तों ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी इसका जलीय विलयन बन जाएगा। ध्यान रखेंगे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करोगे, तो ये बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों संगमरमर। इसको बोला जाता है जो संगमरमर है आप लोग का जो मार्बल है दोस्तों, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ध्यान आया, ध्यान रखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, पानी डालोगे किसमें बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है बुझा हुआ चूना, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करोगे क्या बन जाएगा आप लोगों का, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लैग्ड लाइम, यानी बुझा हुआ चूना। चले आगे आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। देखता हूं मैं, गलतियां कर रहा हूं लेकिन सीखो भी यहां से। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। 52% आंसर दिया है। दोस्तों आप लोग जानते हैं एटम में क्या क्या होता है, एटम में दोस्तों प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना ये भारी होता है दोस्तों प्रोटॉन। तो आप लोग मुझे खुद बताओ, आप लोग का सबसे हल्का कौन सा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो सेम है, और दोस्तों जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1836 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान है, यानी सबसे हल्का कौन सा होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हो गया। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है क्या? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सा ऐसा रोग है जिसमें जर्म्स यानी रोगाणु, मतलब जिसकी वजह से रोग होने वाला है, वो आपके खुले गांव से होकर प्रवेश करते हैं? तो आप लोगों को बोला जाता है दोस्तों, जब भी आप लोग के लग जाती है तो आप लोगों को बोला जाता है ना टीटनेस का इंजेक्शन लगवा के आओ। तो दोस्तों जो टीटनेस डिजीज है, जिसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलना जाता है, क्योंकि इसमें जो आपके जबड़ा होता है ना, इसमें आपका जबड़ा मूव नहीं कर पाता इस डिजीज में, तो इसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं। तो टीटनेस डिजीज में जो आप लोग के रोगाणु है खुले गांव से होकर प्रवेश करते हैं। अब आओ दोस्तों एक चीज समझो, टीटनेस जो आपका टीटनेस डिजीज है जिसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। ये आपके बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कैसे करता है दोस्तों? जब आपके दूषित घाव से करता है। क्लियर? तो आप लोगों से पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि जो टीटनेस है ये कैसा डिजीज है? ये आपके वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये फंगस से होता है, किससे होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आप लोग के बैक्टीरिया से होता है। और कौन कौन से डिजीज है जो आपके बैक्टीरिया से होता है? टीटनेस होता है, प्लेग होता है, कुष्ठ रोग होता है, निमोनिया होता है, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, लेप्रोसी होता है, टीबी होता है। मैंने सारी लिस्ट आपको डाल दी है, ये सारे के सारे आप लोग के बैक्टीरिया से होने वाली दोस्तों डिजीज है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग जानते हैं जो आप लोगों का कोई भी चीज हो, जैसे मान लो आयरन की रॉड है, लोहे की छड़ है, तो लोहे की छड़ दोस्तों लोहे के छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है। तो इन परमाणु के बारे में दोस्तों सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि कोई भी मैटर हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। यानी दोस्तों सबसे छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है कोई भी मैटर, और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल को दोस्तों इन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। तो उन्होंने बोला एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन बाद में इनकी चीज गलत साबित हो गई, क्योंकि एटम से भी छोटे छोटे और पार्टिकल खोजे गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो एटम से भी छोटे और एटम में पाए गए। इन्होंने बोला एटम में, एटम सबसे छोटा है, इसमें कुछ पाया नहीं जाता, इसको तोड़ ही नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी पाया गया, बाद में प्रोटॉन भी पाया गया, न्यूट्रॉन भी पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएं। जो एसिड रेन होती है वो कौन सी गैस के कारण होती है? राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहा है। राइट आंसर आपको जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों आप लोगों को पता है जब रेन में आप लोग के वर्षा में जब आप लोगों के एसिड मिल जाते हैं तो उसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ये बहुत नुकसानदायक होती है दोस्तों। जब लेक्स में पड़ता है तो जब मछलियां आप लोगों के बहुत ज्यादा अम्लता वाली पानी को पीती है तो उनकी डेथ हो जाती है। मार्बल पर अगर पड़ता है तो दोस्तों मार्बल आपका खराब हो जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, आपको पता है जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी आपकी गाड़ी है, उनसे सल्फर ऑक्साइड निकलता है। ध्यान रखेंगे सल्फर ऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है आपके एटमोस्फेयर में, उससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों पानी से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और किससे होता है? आपके जो नाइट्रिक नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आपके जल से अभिक्रिया करके, वर्षा के जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है। क्लियर? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा आप लोगों के रेस्पॉन्सिबल है अम्ल वर्षा के लिए। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, आप लोगों से क्या पूछा गया है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा दोस्तों। कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यार बहुत जने आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3। दोस्तों ये तो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ये तो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। ये तो आप लोगों के कपड़े धोने का सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ये वॉशिंग सोडा होता है, कपड़े धोने का वॉशिंग सोडा होता है। और जो आपका Na, ये HCO3 है ना, NaHCO3 है। और ये आपका जो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, ये आपका खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आप लोग को बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों फॉर्मूला भी कई बार पूछा था, फॉर्मूला याद रखोगे CaOCl2। याद रखोगे CaOCl2, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। नेम की बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका केमिकल नेम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे होता है, तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? अभी अभी मैंने बताया बुझा हुआ चूना। तो जब बुझे हुए चूने में जब आप लोग दोस्तों क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हो तो दोस्तों आपका निर्माण हो जाता है CaOCl2, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सा एक पेरोक्साइड नहीं है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, PbO2।
दोस्तों जो आपका PbO2 है वो आपका लेड डाइऑक्साइड है, ये आपका पेरोक्साइड नहीं है, जबकि सोडियम पेरोक्साइड देखो Na2O2 आपका पेरोक्साइड हो जाएगा, ये सोडियम का पेरोक्साइड है, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, आपका बेरियम पेरोक्साइड BaO2, तो ये सारे के सारे पेरोक्साइड है, जबकि आप लोगों के लेड डाइऑक्साइड है PbO2, वो एक पेरोक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी आंसर बताएंगे। जो गन मेटल होता है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। गन मेटल में मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है। तो गन मेटल में जो बताया गया था वो बताया गया था कॉपर होती है, टिन होती है, जिंक होता है। तो कॉपर आपका ये टिन हो गया और जिंक हो गया। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना कितना होता है, तो कॉपर होता है 88%, टिन आपका होता है 10%, जिंक होता है 2%। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, गन मेटल का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बोला जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से आप लोगों को पता है चारों ऑप्शन में चार पेयर दिए हुए हैं, कौन से पेयर है जो एक ही पीरियड के आप लोगों के क्या है, मेंबर है। तो यहाँ पर मुझे पता है मैक्सिमम आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। अरे दोस्तों आप लोगों को पता है पीरियड क्या होता है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। आप लोगों के दोस्तों जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं। तो 17वें ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो दोस्तों क्लोरीन और ब्रोमीन सेम ग्रुप के मेंबर है, सेम पीरियड के नहीं है। सेम पीरियड के कौन से, देखो तीसरे में आपका सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम, और आप लोग का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो दोस्तों ये आप लोग का ग्रुप Na और Cl हो जाएगा। राइट आंसर क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जल्दबाजी में क्लोरीन ब्रोमीन मत दिया करो, अगर बोला जाता सेम ग्रुप के सदस्य कौन से, तब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। समझ गए क्या। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों बोला जा रहा है किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है। तो देखिए आप लोग जब सॉलिड को गर्म करोगे तो ये कन्वर्ट होता है लिक्विड में, फिर लिक्विड को और गर्म करोगे तो दोस्तों ये गर्म होता है गैस में। तो ध्यान रखिए अगर सॉलिड आपका सीधे गैस में कन्वर्ट हो पा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो आपको पता है जो कैम्फर होता है दोस्तों, जो कपूर होता है, आप लोग पूजा की थाली में जो यूज करते हो तो जलता है सॉलिड है। तो क्या आपका लिक्विड आप लोग गर्म करोगे तो क्या मेल्ट हो जाता है कि नहीं, दोस्तों सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कपूर हो गया, आयोडीन हो गए, इन सभी में सब्लिमेशन होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फॉर्मेलिन इज अ 40% सॉल्यूशन ऑफ। तो दोस्तों फॉर्मेलिन क्या है, तो अगर फॉर्म एल्डिहाइड का दोस्तों ये 40% सॉल्यूशन है। फॉर्म एल्डिहाइड का ये 40% सॉल्यूशन है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फॉर्म एल्डिहाइड 40% है। तो किसका सॉल्यूशन है, फॉर्म एल्डिहाइड, और इसी का आईयूपीएसी नेम होता है मेथेनॉल। अब आप लोग बोलोगे सर ये फॉर्म एल्डिहाइड क्या होता है, समझिए दोस्तों जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जो आपके एल्कोहल होते हैं उनमें OH ग्रुप पाया जाता है, जो आपके एल्डिहाइड होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, CHO पाया जाता है। जो दोस्तों कीटोन होता है, कीटोन में क्या पाया जाता है, CO पाया जाता है। आप लोग बोलेंगे आर आर क्या है दोस्तों, ये आर कार्बन की श्रृंखला, इधर 2-3 कार्बन इधर जुड़े होंगे, या 2 4 15 20 जितने भी कार्बन होंगे इधर जुड़े होंगे। जिसमें CO ग्रुप पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कीटोन, जिसमें OH पाया जाता है उसको बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप, जिसमें CHO पाया जाता है उसको बोला जाता है एल्डिहाइड। तो दोस्तों फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग का ये हो जाएगा CH2O। क्या इसमें CHO पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, क्लियर है क्या। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। और जैसे मैंने आपको बताया था एल्कोहल का जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो लिखा जाता है ऑल लास्ट में, और इसमें क्या लिखा जाता है, अल लिखा जाता है। दोस्तों जो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा इसका आपका जो नेम हो जाएगा आईयूपीएसी हो जाएगा मेथिनल। तो ध्यान रखेंगे आप लोगों का जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है मेथिनल होता है, इसी के 40% सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिन, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। तो दोस्तों बोला जा रहा है पौधे में, प्लांट में कौन से टिश्यू के कारण उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। आप लोग जानते हो दोस्तों जो पत्तियां होती है उनको आप लोग मोड़ सकते हो, टूटती नहीं। स्टेम को, तने को भी थोड़ा सा आप लोग झुका सकते हो, फ्लेक्सिबल होते हैं आप लोगों के। तो दोस्तों इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आती है, वो कौन से टिश्यू के कारण आता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। दोस्तों टिश्यू क्या होता है, सेल्स के ग्रुप को, कोशिका के समूह को दोस्तों क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। तो इसके दोस्तों जो आपके प्लांट का जो तना होता है, पत्तियां होती है, उनमें क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है। इन कोलेनकाइमा में क्या हो जाएगा, आपका पत्ती हो गया, तना हो गया, इनमें बिना टूटे हुए लचीलापन होता है, मतलब आप लोग इनको मोड़ सकते हो बिना टूटे हुए, ठीक है कुछ हद तक। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेनकाइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, वो किससे बनती है। दोस्तों आपकी एक एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, तो ये आप लोगों की किससे बनती है, फंगस से बनती है, कवक से बनती है। आप लोगों से पूछा भी जाता है पेनिसिलिन कौन से फंगस से बनती है, कौन से कवक से बनती है। तो दोस्तों आप लोगों की जो ये एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ये आप लोगों के दो फंगस से बनती है, एक तो जगह पेनिसिलियम नोटेटम और एक हो जाएगा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ध्यान रखेंगे। और इस पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी करी थी वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताओ। दो डिजीज मैंने आपको बताई, एक तो बताई डिप्थेरिया, एक बताइए इन्फ्लुएंजा। ये कैसी डिजीज है, ये कैसी डिजीज है।
आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, इन्फ्लुएंजा तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये तो वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। और दोस्तों जो डिप्थीरिया होती है वो होती है आप लोग के बैक्टीरिया से। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस रेस्पेक्टिवली। तो कौन से बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया और कौन से वायरस की वजह से होता है? तो जो आपका डिप्थीरिया होता है ये आपका कोरिना बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, कोरिना बैक्टीरियम डिप्थेरी। और आपके इन्फ्लुएंजा के वायरस की बात करें तो ऑर्थोमिक्सो इसका वायरस का नाम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीजल्स मम्स एंड रबेला। ये ध्यान रखेंगे, मीजल्स मम्स और रबेला ये तीनों की तीनों वायरल डिजीज है, तीनों वायरस की वजह से होती है मीजल्स मम्स और रबेला। इसके लिए एक वैक्सीन दी जाती है एमएमआर, जो तीनों बीमारी से होने से बचाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस मीजल से एक एम निकला, यहाँ से एक एम निकला, रुबेला से आर निकला, इसी से आप लोगों को नाम पड़ा है एमएमआर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। बोला जा रहा है ल्यूकेमिया क्या है? आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्लियर है क्या? तो जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो आप लोग के ब्लड कैंसर हो जाता है, और इसी ब्लड कैंसर को हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ध्यान रखेंगे आपके ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो होता है वो होता है 600:1। अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है तो दोस्तों आपको जो डिजीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, आंसर बताओ। दोस्तों जो आपका क्रेनियम होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो आपकी मसल्स होती है, जो मसल्स होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गैलिया एपिन्यूरोटिका। तो कौन सा हो जाएगा? गैलिया एपिन्यूरोटिका। और आपको मैंने कल ही बताया था, मतलब परसों जब मैंने आपको पढ़ाया था, सॉरी कल पढ़ाया था ना आप लोगों को, स्केलेटल सिस्टम का पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था शायद। तो उसमें मैंने बताया था टोटल बोन कितनी होती है आपके क्रेनियम में, या क्रेनियल बोल दो, 8 बोन होती है, और 14 होती है आप लोग के फेस में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर मैं आप लोग को रैंक बता दूंगा। दोस्तों बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअसली 7-8 हजार बच्चे बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। इनमें से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? जल्दी से बताओ। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो फीमर होती है ये तो आपकी हड्डी होती है, कौन सी? थाई की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है, और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। बाकी ये सारे के सारे हैं वो आपके आई के पार्ट है। जैसे आपके जो काला डॉट होता है ना, काला डॉट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। तो जो भी आंख में आपके लाइट जाता है वो कहां से जाता है? प्यूपिल से जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे प्यूपिल का साइज कम या आप लोग का बड़ा हो सकता है, क्लियर है क्या? तो ध्यान रखेंगे आप लोग का जो फीमर है ये आपके आई का पार्ट नहीं है, एक तरह की हड्डी है आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचा है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो यार, है ना? इसका पोल मैं जल्दी एंड कर दूंगा। कॉर्निया, तो कॉर्निया आप लोग के ह्यूमन आई में होता है दोस्तों। और आप लोगों को पता है जब भी आई का ट्रांसप्लांट होता है या बोला जाता है इसकी आंख डोनेट करी गई है, तो कौन सा पार्ट डोनेट करा जाता है दोस्तों? कॉर्निया डोनेट करा जाता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोगों के कॉर्निया का पार्ट है। ठीक है, चलो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा है आप लोगों का, फिर मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताएंगे। ये देखो लास्ट में पूरा अटक गया, आ गया, बहुत अच्छी बात, आ गया, वेरी गुड, आ गया। चलिए इस क्वेश्चन की समाप्ति पे मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं आप लोगों को अब आपकी रैंक शेयर कर दूं, ठीक है, आप लोगों की मैं रैंक शेयर कर देता हूं आपको ना। चलो दोस्तों आपकी रैंक शेयर कर रहा हूं, आपके सामने देख सकते हो। गलती से एक क्वेश्चन में 2 बार पोल आ गया था, तो आंसर बताइए आप लोगों के, रैंक बताइए, रैंक क्या आई है? रैंक बताइए, आपके सामने दोस्तों रैंक है। पहले मुझे बताओ मजा आया नहीं आया, टेस्ट में फायदा मिल रहा है क्या? एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ऐसे मैं आप लोगों को सारे 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो बिल्कुल मस्त तरीके से आप लोग दीजिए। और दोस्तों आप लोगों का मैं वेडनेसडे से बुधवार से 4 बजे स्टार्ट कर दूं क्या? बुधवार से 4 बजे मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा। आज और कल तो आपकी 4 बजे वाली क्लास वैसी रहेगी जैसे आपकी चलती थी। बुधवार से मैं आप लोगों के 4 बजे चैप्टर वाइज एमसीक्यू में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, बायोलॉजी के। ओके दोस्तों, अरे ठीक है, क्या खुश हो या नहीं हो? तो बिल्कुल आप लोग के बायोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान आप लोग रखोगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार का जो पीएच होता है दोस्तों वो 6.8 होता है। तो आपको पता है जिसका भी पीएच 7 से कम होता है वो आपका होता है अम्लीय है।